दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का पद और प्रधानमंत्री का पद देश के दो सबसे शीर्ष पदों में से एक है और दोनों ही पद भारत का रिप्रेजेंटेशन यानी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और दोनों ही पद काफ़ी ज़्यादा सम्मानजनक, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पोस्ट हैं भारतीय संविधान की नज़रों में भी और देश के नागरिकों की नज़रों में भी। लेकिन अक्सर काफ़ी स्टूडेंट या फिर कुछ कॉमन सिटीजन्स भी इसको लेकर काफ़ी कंफ्यूज पाए जाते हैं कि वास्तव में रियल पावर्स किसके हाथ में है और कौन सबसे ज़्यादा पावर्स का प्रयोग करता है। दोनों ही में से, प्रधानमंत्री में से और राष्ट्रपति में से पावरफुल ज़्यादा कौन है और किसके पास सबसे ज़्यादा शक्तियां हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनस एंड नाउ यू आर वाचिंग अनस क्लासेस। आज की वीडियो में आपका ये डाउट पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। वीडियो को हम 3 स्टेप्स में डिस्कस करेंगे। स्टेप 1 में हम समझेंगे कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या पावर्स हैं। सेकंड स्टेप में हम प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को समझेंगे कि उनके पास क्या क्या पावर्स हैं और वो अपना काम कैसे करते हैं। इसके बाद हम दोनों की पावर्स का एक कंपेरेटिव स्टडी करेंगे जिसमें आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं इंडिया में कि प्रेसिडेंट का यानी राष्ट्रपति का क्या रोल होता है। तो जो राष्ट्रपति की मोटे मोटे तौर पर जो पावर्स हैं वो स्क्रीन पर आपको इस वक्त दिखाई दे रही हैं। देखिए, हो सकता है कि ये कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, ये वर्ड थोड़े से कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म में है, थोड़े से बुकिश लैंग्वेज में है, लेकिन धैर्य रखिए, सब्र रखिए। हम जब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। टेंशन मत लो, मैं हूं ना। सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका शक्ति की। जो भी बात मैं आपको बताता जाऊंगा उस आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रेफरेंस नीचे आपको दिखता जाएगा। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप उस आर्टिकल को भी नोट करें कि वास्तव में कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। देखिए, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात है कि पूरे भारत में जो भी काम किए जाएंगे, चाहे वो कोई नियम का बनना हो, विदेशी संधियां हो वगैरह वगैरह, उस पर राष्ट्रपति के ही साइन होते हैं और राष्ट्रपति के नाम से ही वो सारे काम किए जाते हैं। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर जो मेन पर्सन्स होते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए, गवर्नर्स हुए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंच में जो जजेस होते हैं उनकी भी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि ये सारे काम मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की मशवरे के अनुसार ही, उनसे सलाह के अनुसार ही, इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर, उसके अनुसार ही वो इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी राष्ट्रपति जी के हाथों ही होती है, वही प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। लेकिन ये पावर भी एब्सोल्यूट नहीं है। जिस दल को भी इलेक्शन में बहुमत मिला होगा उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे। सारे काम राष्ट्रपति के नाम से संपादित किए जाएंगे, लेकिन वास्तव में उनकी राष्ट्रपति हेल्प करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी यानी कि सरकार। सेकेंडली यानी दूसरा, हम ये जानिए कि राष्ट्रपति की क्या क्या विधायी शक्तियां हैं यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। यानी कोई भी बिल जो कि कानून बनने वाला है उसके निर्माण में राष्ट्रपति की क्या क्या भूमिका हो सकती है। विधायी यानी विधायन, विधि का बनना। लेजिस्लेटिव यानी लेजिस्लेशन, जो कि पार्लियामेंट में होता है, किसी बिल का लेजिस्लेशन किया जाना, उस विधि का कानून बनना। तो ये विधायी कामकाज यानी विधि से ये वर्ड आया है। तो विधायी कामकाज यानी लेजिस्लेटिव पावर्स राष्ट्रपति की क्या है, वो उस लेजिस्लेशन में क्या क्या रोल अदा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी बिल पर दोनों ही सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में अगर भारी मतभेद हो और बिल अटक रहा हो या बिल पास नहीं हो पा रहा हो तो दोनों ही सदन की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं और वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसके अलावा संसद को आमंत्रित करना, स्थगित करना और यहाँ तक कि लोकसभा को भंग करना, कुछ इन पावर्स का यूज भी राष्ट्रपति करते हैं। और मेनली सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी बिल, विधेयक यानी जब तक वो लोकसभा में और राज्यसभा में वो विधेयक कहलाएगा। वो बिल, अधिनियम या कानून जब तक नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी उसको नहीं मिल जाएगी। तो बिल के अधिनियम बनने में राष्ट्रपति की भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब भी कोई विधेयक, कानून बनता है वो लोकसभा और राज्यसभा और थर्ड स्टेप यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए उसको भेजा जाता है। अब राष्ट्रपति उस पर किस तरीके का रिस्पॉन्स देते हैं, इस पर मैंने एक सेपरेटली वीडियो शूट किया हुआ है और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप एक बिल के अधिनियम बनने में राष्ट्रपति की भूमिका को समझना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रपति की भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो बिल को परमिशन भी दे सकते हैं या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन पुनर्विचार के बाद सरकार या संसद जब उस पर पुनर्विचार कर ले, तो जब राष्ट्रपति को दोबारा वो लौटाया जाए तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति को दोबारा उस पर साइन करना अनिवार्य हो जाता है। फोर्थ हमारा पॉइंट है तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमान। देखिए, हम जानते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हमें तीनों सेनाओं की ज़रूरत है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स।
तो उन तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च कमांडर हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे एक आदेश देकर सेना को जंग के लिए भेज सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग भी, यानी तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर होने की शक्ति का प्रयोग भी विधि और कानून के अनुसार ही करेंगे। फिफ्थ एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि क्षमादान देना। देखिए, जब भी इस देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक व्यक्ति को मौत की सज़ा सुना दी जाती है, तो उस व्यक्ति के पास जो आखिरी ऑप्शन बचता है वो है राष्ट्रपति के पास अपनी दया याचिका भेजना। राष्ट्रपति चाहे तो उसे सारे अपराधों से पूरी तरह मुक्त भी कर सकते हैं, या फिर चाहे उसकी सज़ा को कम भी कर सकते हैं, या फिर उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने मौत की सज़ा सुना दी है, फांसी की सज़ा सुना दी गई है, राष्ट्रपति उसकी सज़ा में कितने तरीके का बदलाव कर सकते हैं, इस पर मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिटेल में अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। राष्ट्रपति वास्तव में देश के सबसे पहले नागरिक हैं, लेकिन वो देश के एक औपचारिक प्रधान हैं। वास्तविक प्रधान हमारे प्रधानमंत्री हैं, यानी देश के प्रमुख राष्ट्रपति, और शासन, प्रशासन, विदेश नीति, आंतरिक मामले, बाहरी मामले, इन सब के प्रमुख हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो वास्तविक प्रधान हमारे प्रधानमंत्री हुए और नाममात्र प्रधान या औपचारिक प्रधान हमारे राष्ट्रपति हैं। अब हम डिस्कस करते हैं प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की पावर्स को। देखिए, प्रधानमंत्री इस देश के सर्वोच्च नेता होते हैं। वास्तव में वो लोकसभा में भी उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष भी होता है, उसके प्रति भी उनको जवाब देना होता है। वो अपने दल के सर्वोच्च नेता होने के साथ साथ इस देश के भी सर्वोच्च नेता होते हैं। और राष्ट्रपति के बजाय प्रधानमंत्री की पावर्स कहीं ज़्यादा हैं, और वो कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं राष्ट्रपति के मुकाबले। सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल की नियुक्ति यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब राष्ट्रपति करते हैं, उसके बाद हर एक मंत्री को भी वो शपथ दिलाते हैं। लेकिन इस शपथ के दिलाने के मामले में राष्ट्रपति इंडिपेंडेंट नहीं है, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। और प्रधानमंत्री जब चाहे किसी भी मंत्री से उसका त्यागपत्र ले सकते हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति को वो मंत्रिमंडल या फिर मंत्री परिषद के स्तर का मंत्री बना सकते हैं। मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद को लेकर अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, स्पेशली इस पर भी मैं सेपरेटली एक वीडियो शूट कर चुका हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी मंत्रालय का कौन मंत्री होगा, ये प्रधानमंत्री ही डिसाइड करते हैं कि वित्त मंत्री कौन होगा, रक्षा मंत्री कौन होगा, गृह मंत्री कौन होगा, परिवहन मंत्री कौन होगा, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन होगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारे मंत्रालय, क्योंकि इतना बड़ा देश है और इस देश की सर्वोच्च कमान प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथ में होती है। तो अगर कहा जाए तो मंत्रिमंडल की सर्वोच्च कमान भी प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। वही मंत्रिमंडल को बनाते हैं और किसी मंत्री का त्यागपत्र भी ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रधानमंत्री का राज्यों की राजनीति पर नियंत्रण। देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी स्थितियां भारतीय राजनीति में ऐसी भी आई हैं कि केंद्र में तो किसी दूसरे दल की सरकार है और राज्यों में किसी दूसरे दलों की सरकार है। वर्तमान में भी स्थिति ऐसी ही है, क्योंकि केंद्र में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अब भी कई राज्य ऐसे हैं जो कि अपने क्षेत्रीय दलों की वहाँ पर सरकार है, या फिर INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ पर है। तो प्रधानमंत्री काफ़ी हद तक राज्यों की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस सरकार का हिस्सा है वो केंद्र सरकार है। और जब हम संघवाद यानी फेडरलिज्म पढ़ते हैं, भारत के संघीय ढांचे को समझते हैं, तो भारत में हम भले ही संघात्मक व्यवस्था या फिर फेडरल सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, लेकिन भारतीय संघ की, भारतीय संघवाद की जो आत्मा है, जो सोल है, वो वास्तव में एकात्मक है, यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स उसमें है। इसके अलावा केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा पूरा अधिकार है। वो चाहे तो किसी दो राज्यों को बना दे, या फिर दो राज्यों को एक में करके मिला दे, किसी भी राज्य को केंद्र शासित बना दे, या फिर किसी भी केंद्र शासित राज्य में विधानसभा बना दे। ये सारी पावर्स केंद्र सरकार के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री की स्थिति यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर इज हैविंग द पावर टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट्स। प्रधानमंत्री वास्तव में पावर रखते हैं कि वे राज्यों की राजनीति को भी प्रभावित कर सकें। प्रधानमंत्री को वास्तव में इतनी पावर्स देने का मेन मकसद यही था, क्योंकि उस वक्त भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी। काफ़ी ज़्यादा मांगें उठ रही थी कि हम सेपरेट राज्य चाहते हैं, हम अलग राज्य चाहते हैं। इसके अलावा तो राज्य अपने स्तर पर कहीं ज़्यादा इतने ताकतवर नहीं हो जाएं, तो केंद्र का लठ उन पर फिरते रहना चाहिए, कुल मिलाकर देखा जा सकता है। तो आम भाषा में कहें तो केंद्र सरकार समय समय पर चाहे तो राज्यों को टाइट। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता और शासक। ये पॉइंट भी लगभग पिछले पॉइंट से मिलता जुलता ही है। प्रधानमंत्री वास्तव में काफ़ी ज़्यादा पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन भले ही कभी कभी उन्हें अपने दल के कुछ लोगों के आगे उन्हें किसी मामले को लेकर थोड़ा झुकना पड़े या ठंडा होना पड़े, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ही हर मामले में फाइनल हैं।
वो ही राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति यानी पूरा मंत्रिमंडल और सरकार मिलकर ही राष्ट्रपति की नियुक्ति करती है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति जी से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भले ही मौजूदा सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति बनाया है, लेकिन आगे चलकर वो अपने कर्तव्यों को वहन करेंगे तो निष्पक्ष रूप से करेंगे। प्रधानमंत्री ही देश के सर्वोच्च नेता होते हैं, सारे मामले उन्हीं के अंडर में आते हैं, सारी एजेंसीज उन्हीं के अंडर में आती हैं। किस एजेंसी का हेड कौन होगा, चाहे वो आरबीआई हो, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी क्यों ना हो, अक्सर सरकारें भी काफ़ी हद तक सर्वोच्च न्यायालय को भी प्रभावित करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है, बट इन कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही उन्हीं व्यक्ति को आगे जाकर जजेस के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो प्रधानमंत्री हर एक संस्था को, हर एक इंस्टीट्यूशन को भी प्रभावित करते हैं। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका। देखिए, प्रधानमंत्री वास्तव में इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। विदेशी यात्राएं करना, विदेशों के साथ संधियां और समझौते करना, ये सब प्रधानमंत्री के हाथ में है। यानी भारत में आंतरिक मामलों के रूप में भी सुप्रीम प्रधानमंत्री हैं, कहाँ पर क्या होना है, क्या किया जाना है, और यहाँ तक कि विदेशी मामलों में भी प्राइम मिनिस्टर ही सुप्रीम है। सो यूनाइटेड नेशन में देश को रिप्रेजेंट करना, वहाँ के अपने देश के मुद्दे यूएन में उठाना और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने तक की क्षमता प्रधानमंत्री रखते हैं। क्योंकि भारत वास्तव में देश का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो इंडिया क्या डिसीजंस लेने जा रहा है, इसका इम्पैक्ट साउथ एशिया पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, और इस मामले में भी प्रधानमंत्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। वीडियो के 2 स्टेप्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने राष्ट्रपति जी को भी समझा, हमने प्रधानमंत्री जी को समझा और इनकी पावर्स को हमने समझा। अब करते हैं कंपैरेटिव स्टडी, यानी जिस क्वेश्चन के आंसर के लिए वास्तव में आप यहाँ पर आए हो, लगभग कुछ हद तक आपको समझ में आ भी गया होगा। प्रधानमंत्री का जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है वो हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और राष्ट्रपति का पद कुछ हद तक प्रभावित है वो हमारे अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से है, जहाँ पर राष्ट्रपति फाइनल होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेमर्स ने या संविधान सभा ने दोनों ही कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक नया कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए तैयार किया था। अमेरिका, जहाँ पर राष्ट्रपति ही फुल एंड फाइनल है, सबसे वहाँ पर एक अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, राष्ट्रपति सारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ही फाइनल होते हैं और प्रधानमंत्री ही सारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ब्रिटिश संसद को ही विश्व में सभी संसदों की जननी या फिर गॉडफादर कहा जाता है। भारत की अगर बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का दोनों ही पदों के संबंध में विचार ये था कि लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल ही उत्तरदायी हो, अकाउंटेबिलिटी उन्हीं की हो, ना कि राष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति कार्यपालिका का यानी एग्जीक्यूटिव के संवैधानिक प्रधान होंगे, और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होंगे, यानी एक्चुअल पावर, रियल पावर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के हाथ में होंगी। राष्ट्रपति पद को लेकर संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने क्लियरली कहा था कि भारत में राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो कि ब्रिटेन में सम्राट की है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी राष्ट्रपति को एक नाममात्र प्रमुख बनाना चाहती थी। इसके अलावा जुडिशरी के अंतर्गत भी यानी कि न्यायपालिका की नज़रों में भी जो राष्ट्रपति पद है वो सिर्फ एक संवैधानिक पद है। 1955 में भी कपूर बनाम पंजाब राज्य मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियरली कहा था कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका का औपचारिक या फिर संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है और वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां कैबिनेट में निहित हैं। तो इन एंगल से, यानी जो स्क्रीन पर आपको जो मुद्दे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि वास्तव में कैसे प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल हैं और कैसे मैक्सिमम पावर्स ही उन्हीं के हाथ में है। भारत का संविधान देश के राष्ट्रपति को इस बात की जिम्मेदारी देता है कि वो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राष्ट्रपति जिसे चाहे प्रधानमंत्री बना सकते हैं। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे जिसने चुनावों में वास्तव में सरकार बना लेने लायक बहुमत हासिल किया हो। और अगर किसी भी दल को यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनाने के लिए सीधा सीधा बहुमत नहीं मिला हुआ है, किसी पार्टी के पास पूरा जनादेश नहीं आया है, तो गठबंधन करके वास्तव में वो तय करती हैं कि उनकी सरकार का, उनकी गठबंधन का नेता कौन होगा, और उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं कि अध्यादेश लागू करना यानी ऑर्डिनेंस को लागू करना। ऑर्डिनेंस क्या होता है? जो डायरेक्टली राष्ट्रपति कोई ऑर्डिनेंस लेकर आ जाते हैं, जैसे कि संसद एक कानून बनाती है वैसे ही ऑर्डिनेंस भी एक कानून की तरह होता है, और ये वास्तव में उतना ही पावरफुल होता है जितना ही संसद द्वारा विधेयक बनकर जो कानून बनकर आया है, इतना ही पावरफुल एक ऑर्डिनेंस भी होता है और इसे राष्ट्रपति लागू करते हैं। लेकिन ये ऑर्डिनेंस संसद का सत्र शुरू होते है और संसद चाहे तो पहले भी इसे समाप्त कर सकती है। तो इस मामले में भी संसद यानी संसद में कानून कौन बना रहा है? वो प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बना रहे हैं।
तो इस मामले में भी प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल हुए। थर्ड है हमारा परमिशन ऑन बिल्स। विधेयक को मंजूरी देने में भी अगर राष्ट्रपति चाहें कि उसमें कुछ कमी है तो वो संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद दोबारा वो राष्ट्रपति जी के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस कंडीशन में साइन करेंगे ही, ये उनके लिए अनिवार्य है। थर्ड है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। देखिए, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति को हमने पहले क्लियर कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के बाद जो राज्यों के गवर्नर होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर हों चाहे गवर्नर्स हों, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति तो करते हैं, लेकिन ये भी प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सलाह के अनुसार ही करते हैं। और जो 12 सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं वो भी प्रधानमंत्री सलाह के अनुसार ही होते हैं। तो राष्ट्रपति इस स्थिति में सिर्फ एक सिग्नेचर करने की भूमिका निभाते हैं। मान लीजिए अगर देश में आपातकाल लगा हुआ है तो इस आपातकाल के समय वास्तविक शक्तियों का प्रयोग भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। 6th पॉइंट है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, यानी राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सलाह के अनुसार ही करते हैं। इसको हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। और लास्ट है हमारा राष्ट्रपति को सूचित करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य, यानी कि प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी होगी कि वो राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन के संबंध में सारी जानकारियां अगर राष्ट्रपति उनसे मांगते हैं वो उनको दें। लेकिन संघ के प्रशासन के संबंध में जो भी जानकारी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेना चाहते हैं वो मांगेंगे और प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति वो जानकारी उनको दें। लेकिन सिर्फ जानकारी ही ली जा सकती है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि वास्तव में कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ रिफॉर्म होना चाहिए, वो सिर्फ इसमें समझाने की भूमिका निभा सकते हैं। इस मामले में वे मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री को फोर्स नहीं कर सकते। और संविधान के अनुसार वास्तव में राष्ट्रपति को इतनी शक्ति दिया जाना पर्याप्त है, यानी कि काफ़ी है। सो फ्रेंड्स, ये थी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की कुछ पावर्स, और कैसे प्रधानमंत्री वास्तव में राष्ट्रपति जी से कहीं ज़्यादा पावरफुल है, उसको आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में बने उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियोस अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशंस तुरंत आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएं और कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए।